गुड इवनिंग बच्चों। आज फिजिक्स के में यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसके पहले आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है अबाउट चार्ज के बारे में। आप जानते होंगे बेटा चार्ज क्या होता है एंड इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ाया जा चुका है। ओके बेटा, कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ाया जा चुका है। और ये दिस इज और पढ़ाया गया है मेथड ऑफ चार्जिंग, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड etc. Today we will discuss about the electric field intensity and what are the application of electric field intensity in physics. ओके बेटा, आप सभी का स्टडी टाइम विथ राजेश सर यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जरूरत क्यों पड़ी, इसको थोड़ा देख लीजिए पहले। एज वी नो अबाउट द कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ाया गया है। लेकिन कूलम्ब्स लॉ में प्रॉब्लम ये थी कि अगर मान लें कि प्लस के Q1 है और ये बेटा प्लस के Q2 और डिस्टेंस दोनों के बीच में अगर R है, तो इनके बीच का जो फोर्स होता है बेटा वो होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K एंड दैट इज Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और हम लोग ये पता है कि जो कूलम्ब्स लॉ जो वैलिड होता है ये हर जगह वैलिड नहीं होगा बेटा। कूलम्ब्स लॉ का लिमिटेशन ये होता है कि यह लागू होता है पॉइंट चार्ज के लिए। इसका सबसे बड़ी डिमेरिट कि पॉइंट चार्ज के लिए लागू होगा ये, ठीक है बेटा। पॉइंट चार्जेस अगर हैं तब तो ये लॉ लागू हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि पॉइंट चार्जेस ना हो, सपोज दैट एक क्वेश्चन में ले रहा हूं, मान लो बेटा एक वायर है, ये क्या है, वायर है, और इस वायर के ऊपर हमने क्या किया बेटा, पॉजिटिव चार्ज मैंने दे दिया, इस वायर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दे दिया। और मान लीजिए कि r डिस्टेंस पर मान लीजिए एक पॉइंट है कोई P, और P पर मान लीजिए कि Q कूलम का या Q2 कूलम का, Q माइक्रो कूलम का एक चार्ज सिचुएटेड है, सपोज दैट। अब हमको ये पता करना है कि ये भी प्लस है और ये भी मान लीजिए पॉजिटिव है। अब इनके बीच हम रिपल्सन फोर्स निकालना चाहते हैं, यानी वी हैव टू फाइंड आउट द रिपल्सन फोर्स बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज्ड वायर एंड अ चार्ज पॉइंट। तो अब ये प्रॉब्लम को इस फार्मूले से बेटा कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कि कूलम्ब्स लॉ लागू है पॉइंट चार्जेस के लिए। यहां चार्ज क्या है बेटा, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज हो गया। तो इस समस्या को सॉल्व करने के लिए हमको पढ़ना है एक फिजिकल क्वांटिटी जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें कि सर बताइए कि Q पर कितना कूलम्बिक रिपल्सन फोर्स काम करेगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे कि पॉइंट P पर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा। सबसे पहले पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल दूंगा, और उसके बाद एक फार्मूला बेटा F बराबर E इंटू Q। अगर पॉइंट पर बेटा यदि पॉइंट P पर हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाए और उसमें चार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको फोर्स की वैल्यू क्या होगी पता चल जाएगी। इसलिए फोर्स चाहते हैं कि हम किसी तरीके से कोई भी चार्ज पार्टिकल हो, चाहे वो कंटिन्यूअस चार्ज पार्टिकल, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज पार्टिकल हो, और उसकी फोर्स निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको एक इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी पढ़ना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर आपको आ गया, अच्छी तरीके से अगर आ गया, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स आप इजीली क्या करेंगे बेटा, सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एक छोटा सा टॉपिक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड हिंदी में भी थोड़ा सा लिख देता हूं इसको बेटा, वैद्युत क्षेत्र, इसको बोलते हैं वैद्युत
क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जिस तरीके से आप 11th पढ़े होंगे कि अर्थ का, पृथ्वी का एक ग्रेविटी फील्ड होता है। जैसे मान लो बेटा ये अर्थ है, पृथ्वी है, तो पृथ्वी के चारों तरफ एक ऐसा फील्ड है, 3 डायमेंशनल फील्ड है, कि अगर कोई बॉडी है बेटा, इसके अंदर मास है और ये अर्थ के ग्रेविटी फील्ड से बाहर है, तो अर्थ इसको अट्रैक्ट नहीं करेगी, कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं काम करेगा। कोई भी बॉडी पर अर्थ अट्रैक्शन फोर्स या ग्रेविटी फोर्स तब अप्लाई करेगी जब वो गिवन बॉडी अर्थ के ग्रेविटी फील्ड के अंतर्गत आता है। हर प्लैनेट्स का, जितने भी प्लैनेट्स है, जितने भी एस्ट्रोनॉमिकल, जैसे सन का भी अपना एक बहुत बड़ा ग्रेविटेशनल फील्ड है। ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटी मत बोल दीजिएगा, क्योंकि ग्रेविटी फील्ड माने अर्थ का। अगर मैं ग्रेविटी फील्ड बोलता हूं तो ग्रेविटी फील्ड का मतलब हो गया वो अर्थ के रिस्पेक्ट की बात हो रही है। अगर मान लो कि सन का कहा जाए तो सन के चारों तरफ भी एक बहुत बड़ा क्या होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, जिसमें हमारे सारे जो प्लैनेट्स है बेटा वो रिवॉल्व कर रहे हैं। प्लूटो तक सन का ग्रेविटेशनल आपका जो एरिया है वो फैला हुआ है। ओके, जो मून है, मून हम लोग के अर्थ के ग्रेविटी फील्ड में है। ग्रेविटी फील्ड, ग्रेविटी वर्ड लगता है केवल अर्थ के रिस्पेक्ट में, और ग्रेविटेशनल जनरल वर्ड है, किसी के लिए भी लागू किया जा सकता है। तो जिस तरह अर्थ के चारों तरफ इसका अपना एक ग्रेविटी फील्ड है, और अर्थ किसी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट तभी करेगी जब वो बॉडी अर्थ के ग्रेविटी फील्ड के अंतर्गत आता है। सेम, बिल्कुल सेम फिनोमेना होता है बेटा चार्ज के केस में। मान लीजिए कि पॉइंट O है और इस पर कोई चार्ज हमने लिया है प्लस के Q, तो ये चार्ज किसी दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपल तभी कर सकता है क्योंकि हर चार्ज के चारों तरफ अपना एक रीजन होगा, एक क्षेत्र है। हर चार्ज का अपना एक एरिया है। इस एरिया के अंतर्गत, जैसे मान लीजिए कोई टेस्ट चार्ज है बेटा, क्या है, कोई टेस्ट चार्ज है, तो अब समझेंगे टेस्ट चार्ज। ये क्या है बेटा, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज हिंदी में इसको बोलते हैं परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या होता है बेटा, टेस्ट चार्ज का मतलब है कि ये बहुत छोटा, मतलब टेस्ट चार्ज का मतलब कि लगभग इसके रिस्पेक्ट में Q0 इज वेरी 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 लेस देन क्या होगा, Q होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए कि जो टेस्ट चार्ज है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है, तो इनके बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं लगे, कोई कूलम्बिक फोर्स काम नहीं करेगा। लेकिन जो टेस्ट चार्ज है या टेस्ट चार्ज इस प्लस Q के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत आएगा, अब हम लोग का टेस्ट चार्ज क्या करेगा, इसको रिपल्सन शुरू कर देगा। लिखिए, ध्यान रखिएगा, ये टेस्ट चार्ज इतना छोटा होता है क्योंकि टेस्ट अगर चार्ज है भाई, टेस्ट चार्ज है तो इसका भी अपना एक इलेक्ट्रिक क्या होगा, फील्ड होगा। लेकिन जब टेस्ट चार्ज इस प्लस Q के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत आ रहा है, तो इस प्लस Q का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी फील्ड को मैंने प्रभावित ना करे, यानी Q0 का, Q0 का, टेस्ट चार्ज का अपना खुद का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वह इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस Q के इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रभावित नहीं करता है। इट मींस कंपेयर के रिस्पेक्ट में Q0 इज वेरी 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 लेस देन Q। ओके, टेस्ट चार्ज। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बेटा, तो जितने भी चार्ज होते हैं, हर चार्ज के और जो चार्ज होगा, हर चार्ज के चारों तरफ एक 3 डायमेंशनल रीजन होगा। इस रीजन के अंतर्गत अगर कोई चार्ज पार्टिकल है तो यह चार्ज पार्टिकल एक कूलम्बिक फोर्स को रियलाइज करेगा। अगर यह चार्ज इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर निकल जाएगा तो इस पर कोई भी रिपल्सन फोर्स काम नहीं करेगा। तो जितने भी चार्ज होते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज द 3 डायमेंशनल रीजन अराउंड बाई a given charge body in which the test charge experiences an electrical force। हर चार्ज के चारों तरफ एक ऐसा रीजन होगा कि जब टेस्ट चार्ज या कोई भी चार्ज इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आएगा तब वो इलेक्ट्रिकल फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। ओके बेटा, अब
एक और अच्छा चीज है बता दें, जितना जो चार्ज होगा, अगर मान लें कि ये 10 कूलम का चार्ज है बेटा, तो इसका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर चार्ज के अमाउंट बढ़ा दे, मान लें कि प्लस के 50 कूलम का चार्ज हो गया, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और बड़ा हो जाएगा। अगर अमाउंट बढ़ेगा, अमाउंट ऑफ चार्ज बढ़ता जाएगा, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होता है बेटा, बढ़ता जाता है। तो अमाउंट ऑफ चार्ज अगर छोटा है, तो छोटा चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, छोटा होगा। अगर बहुत ज्यादा चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसका क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। ऐसे समझ सकते चाहे तो, जैसे मान लीजिए बेटा, पुलिस विभाग में समझते हैं, अगर मान लो कोई इंस्पेक्टर है, तो इंस्पेक्टर का छोटा सा एक दायरा होगा, ठीक है बेटा, और तो उससे बड़ा अधिकारी एसपी है, तो अगर एसपी का मैंने पूरा डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल करेगा, उसका एरिया क्या हो, अगर इससे बड़ा अधिकारी है तो उसका एरिया क्या हो गया, ज्यादा हो जाएगा। कमिश्नर है तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा। डीजीपी है तो उसका एरिया क्या होगा, और बड़ा हो जाएगा। एकदम द सेम वे, अगर छोटा चार्ज है तो छोटे चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है छोटा होगा, अगर बड़ा चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटा, बड़ा हो जाता है। इट मीन्स अगर ये कहा जाए एक चार्ज है Q1 और ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, और मान लेते हैं कि एक चार्ज है बेटा Q2 और ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो सिंपली वी कैन से Q2 इज ग्रेटर देन Q1। जो चार्ज बड़ा होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होता है, बड़ा होता है। ओके बेटा, ये आपका बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी and why it is necessary to know about the electric field intensity, because as we know that Coulombic force is not valid to solve the all problems. Like this, let there is a point charge Q1, another point charge Q2, and they are separated by a distance r. To find the repulsion force between Q1 and Q2, हम जानते हैं इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है 1/4 pi epsilon 0 k and Q1 Q2 by r square, where epsilon naught is known as the permittivity of free space and k is known as the dielectric constant. As we know that k barabar epsilon by epsilon naught, where epsilon is the permittivity of that given medium which is kept between both point charges Q1 and Q2, while k is known as the dielectric constant. And what is significance of dielectric constant we will study about further. We will discuss about the significance of electric dielectric constant. Okay, तो कुलम्बिक जो फोर्स है बेटा, कुलम्बिक फोर्स दो पॉइंट चार्ज, मान इट इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज, ये केवल पॉइंट चार्ज पर लागू होगा बेटा। अब इफ यू गिवन द 2 पॉइंट चार्ज, अगर 2 पॉइंट चार्ज है तो उनके बीच का हम फोर्स हम निकाल सकते हैं। लेकिन मैंने बताया कि लेट देयर इज अ वायर, देयर इज ए वायर और वायर कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज, एक वायर है बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज है रखा हुआ है, और यहां पर एक कोई स्फीयर है मान लेते हैं, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है। ओके बेटा, और उनके बीच की डिस्टेंस को फाइंड आउट दे दिया r। अब कहा जाए कि फाइंड द रिपल्सन फोर्स बिटवीन बोथ बॉडी, तो ये जो लॉ है, ये लॉ यहां अप्लाई नहीं हो सकता है, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ तभी वैलिड होगा जब पूरा चार्ज केवल पॉइंट चार्जेज हो। अगर चार्ज बॉडी पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए वी नीड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आज का जो टॉपिक होगा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गया आपको, तो हम किसी भी तरीके का, किसी भी चार्ज बॉडी के बीच में अट्रैक्शन फोर्स, रिपल्सन फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मींस इट इज अ 3-dimensional area around by the given charge in which the another charge experiences an electrical force. But what is the meaning of electric field intensity? Electric field intensity. We will discuss here electric field intensity. ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इसका सिंबल होगा बेटा वेक्टर ई। वेक्टर ई पूरा नाम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, लेकिन इसको रफली केवल इलेक्ट्रिक फील्ड ही कहा जाएगा। जब क्वेश्चन देगा तो कहेगा फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने रियली पूछ रहे फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको हिंदी भी नाम लिख देता हूं बेटा, इसको हिंदी नाम है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? Okay, and how we can able to find the electric field intensity of any charged body
इफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड कंटिन्यूअसली ऑफ कंडक्टर और इंसुलेटर एक्सेट्रा। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है और इसके डिफरेंशियल पढ़ेंगे। और इसकी डिफरेंशियल होता है बेटा E बराबर होता है F बाई क्या होगा बेटा Q नॉट, F बाई Q नॉट। या सिंपली वी कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स के लिमिट Q अप्रोचिंग 0 और F बाई क्या होगा बेटा Q हो जाएगा। यानी अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे तो वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा वेक्टर E इक्वल्स वेक्टर F बाई क्या होगा बेटा Q नॉट हो जाएगा। ओके, ये फॉर्मूला है। इसकी यूनिट क्या होगा बेटा? यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट, तो इसकी यूनिट हो जाएगी बेटा न्यूटन पर कूलम, न्यूटन बाई कूलम, N/C न्यूटन पर कूलम, या इसको कह सकते हैं न्यूटन इनटू कूलम्ब इनवर्स के रूप में इसको हम जानते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है कि मान लीजिए बेटा कि ये कोई चार्ज पॉइंट O पर एक चार्ज है बेटा, है ना, पॉइंट O पर चार्ज है, जहां पर किसी भी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लगभग खत्म हो जाता है, उस पॉइंट को हम इनफाइनाइट कंसीडर करते हैं। इनफाइनाइट माने डिफाइन नहीं है कहां तक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसको इनफाइनाइट मान लेते हैं। अगर मान लीजिए किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अलग अलग पॉइंट पर अगर मैं टेस्ट चार्ज को रखूं, अगर टेस्ट चार्ज को पॉइंट A पर रखूं, अगर टेस्ट चार्ज को पॉइंट B पर रखूं और टेस्ट चार्ज को पॉइंट C पर रखूं, तो अलग अलग पॉइंट पर जो टेस्ट चार्ज है वो अलग अलग कूलम्बिक फोर्स को क्या करेगा? एक्सपीरियंस करेगा। बिकॉज जो कूलम्बिक जो फोर्स होता है बेटा, जो कूलम्बिक जो फोर्स है बेटा, कूलम्बिक जो फोर्स है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। R पर डिपेंड करेगा। R अगर भागेगा इनफाइनाइट की तरफ तो फोर्स भागे किसके तरफ बेटा? 0 की तरफ। F, अच्छा बोलने का तरीका सुन लोगे, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, या ज्यादा बेहतर होगा F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। वी नो दैट कूलम्बिक फोर्स ओबे द इनवर्स स्क्वायर लॉ। ओके, डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। तो चूंकि A के लिए देखिए, A के लिए डिस्टेंस अलग है, B के लिए डिस्टेंस अलग है, C के लिए डिस्टेंस अलग है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अलग अलग पॉइंट पर जो टेस्ट चार्ज है वो अलग अलग इलेक्ट्रिकल फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड या कितना फोर्स रियलाइज करता है, इसको फाइंड आउट करने के लिए वी नीड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है वह है F बाई क्या होगा बेटा? Q नॉट। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक है बेटा, अगर मान लीजिए पॉइंट Q चार्ज है तो इसके चारों तरफ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पे एक पॉइंट है P और मुझे पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है, सबसे पहले वहां पर एक टेस्ट चार्ज को पुटअप कीजिए, वहां पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हम क्या करेंगे? पुटअप करेंगे। अब क्या करेगा? जो प्लस के जो Q होगा वो Q नॉट को रिपेल करेगा। ये क्या करेगा बेटा? रिपल्सन करेगा। और जो फोर्स रिपल कर रहा है उसी फोर्स में अगर मैं Q नॉट से डिवाइड कर दूं तो जो फिजिकल क्वांटिटी हमको मिलती है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या सिंपली वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज एन इलेक्ट्रिकल फोर्स, या इट इज एन कूलम्बिक फोर्स विच इज एक्टेड ऑन unit positive charge which is kept in electric field of that given point source। जो ये होता है बेटा, इसको बोलते हैं सोर्स ऑफ चार्ज। क्या बोलेंगे बेटा? सोर्स ऑफ चार्ज। ये इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करेगा और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पर क्या लगेगा? फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ये आपका सोर्स ऑफ चार्ज है और ये आपका क्या होगा? एक्सपीरियंस, जो इलेक्ट्रिकल फोर्स को रियलाइज करता है, उसको यहां पे मैं Q नॉट से रिप्रेजेंट किया हूं। तो डिफरेंशियल याद हो गया होगा। डिफरेंशियल से बहुत मतलब नहीं है, मतलब है केवल कंसेप्ट से, न्यूमेरिकल से, डेरिवेशन से। फिर भी जान लीजिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इट इज एन कूलम्बिक फोर्स, इट इज एन कूलम्बिक फोर्स which is acted on unit positive charge in electric field। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के
अंदर यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स होगा बेटा, दैट फोर्स को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, तो बस फॉर्मूला याद कर लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E बराबर F बाई क्या होगा बेटा, Q नॉट। वेक्टर फॉर्म में लिखे तो फैक्टर E इक्वल्स के वेक्टर F बाई क्या होगा बेटा, Q नॉट। Q नॉट वेक्टर E के बहुत से फॉर्मूले पढ़ना हमको, क्या होगा बेटा बता दिए यूनिट के बारे में। इसके बारे में हम लोग समझेंगे डायरेक्शन। अगर वेक्टर है E तो डायरेक्शन होगा, और डायरेक्शन कैसा होगा देखिए, अगर पॉइंट चार्ज पॉजिटिव है और पॉजिटिव चार्ज की वजह से हम किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, मान लो प्लस क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो इसका डायरेक्शन होगा बेटा आउटवर्ड। क्या होगा डायरेक्शन बेटा, आउटवर्ड हो जाएगा। वही अगर माइनस क्यू चार्ज होता है बेटा, माइनस क्यू चार्ज है तो पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता उसका डायरेक्शन क्या होता है बेटा, इनवर्ड होता, अंदर की तरफ हो जाएगा। ये कैसे पता चलता है, बस सिंपल सी बात है, डायरेक्शन निकालने बड़ा आसान है। क्योंकि अगर डायरेक्शन निकालना चाहते हैं E का, जिस पॉइंट पर बेटा, जिस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, उस पॉइंट पर आप पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रख दीजिए। अगर मान लीजिए ये प्लस के Q चार्ज है बेटा, और यहां पर P पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, तो अगर मैं यहां पर टेस्ट चार्ज को रखूंगा, तो ये भी प्लस है और ये भी प्लस, तो ये प्लस Q होगा, वो टेस्ट चार्ज को रिपल करेगा और जिस डायरेक्शन में रिपल करेगा बेटा, वही डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। अगर मान लो माइनस चार्ज है बेटा, देख लो, अगर माइनस क्यू चार्ज होता, अब बेटा अगर यहां पर हम प्लस क्यू को रखते, देखिए ये माइनस चार्ज होगा, ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और जब अट्रैक्ट करेगा जिस डायरेक्शन में, वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बस एक याद कर लीजिए सिंपल में, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ है ना, और अगर माइनस क्यू चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगा, अंदर की तरफ होगा, इनवर्ट की तरफ होगा। ओके, अब सिंपल एक चीज पढ़ेंगे। सबसे पहला जो हम लोग का डेरिवेशन है वह है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। मान लीजिए एक चार्ज है बेटा, प्लस के क्यू एक चार्ज है, और इसकी वजह से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट दिया गया बेटा, एक पॉइंट P, यह क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत है। मुझे P पर वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज आइसोलेटेड है, माने प्लस क्यू चार्ज के आसपास दूर दूर तक कोई दूसरा चार्ज नहीं है बेटा, दैट इज कॉल्ड आइसोलेटेड। और ये पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज की वजह से P पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, तो उसको निकालते हैं। तो तरीका जो, जिस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, मैं मान लेता हूं कि मैंने यहां पर टेस्ट चार्ज को रख दिया है, अब इन दोनों के बीच में प्लस के जो Q होगा वो टेस्ट चार्ज को रिपल करेगा, और जिस डायरेक्शन में रिपल करेगा वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है। और फोर्स निकालिए, कोलम्बिक फोर्स बिटवीन प्लस Q एंड Q नॉट। तो एज वी नो दैट F इक्वल्स के 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बेटा, और Q नॉट बाई R स्क्वायर। वी हैव टू फाइंड E, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूरा नाम है, लेकिन खाली इसको इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोलेगा। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने रियली वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपसे चाह रहा है। E बराबर क्या होगा बेटा, F पाई क्या हो जाएगा, Q नॉट, और इसको डिवाइड कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 मतलब मैंने मान लिया कि प्लस Q के चारों तरफ जो मीडियम है वो एयर है, और एयर के लिए K की वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो K हटा दिया हूं, और ये हो जाएगा Q0 बाई R स्क्वायर, और नीचे कितना होगा बेटा, Q0 से Q0 कैंसिल, और आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एंड दैट इज Q बाई R स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का पहला फार्मूला बन गया हम लोग का बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का पहला फार्मूला बना हम लोग का E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एंड दैट इज Q बाई R
स्क्वायर। ओके बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इससे हम निकालेंगे, किसकी वजह से? दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अगर चार्ज एक पॉइंट पर कंसिस्ट है तो उसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, ये हम लोग निकाल सकते हैं। अगर इसको मैं ग्राफ खींचूं, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ध्यान रखना E और R दोनों इनवर्सली है। अब तो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ग्राफ खींचेंगे इसका हम लोग, यानी हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वर्सेस R के बीच में कैसे उसका वेरिएशन होता है, कैसे उसका वेरिएशन होता है। ग्राफ वेरिएशन, ग्राफ वेरिएशन देखा जाए तो एज वी नो दैट E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एंड दैट इज Q by R स्क्वायर। E is inversely proportional to R स्क्वायर। और इतना तो सबको मैथमेटिक्स आता होगा, यह पैराबोला ग्राफ मिलेगा, पैराबोलिक ग्राफ, पैराबोलिक ग्राफ मिलेगा बेटा, पैराबोलिक ग्राफ हमको मिलेगा। क्या मिलेगा? पैराबोलिक। पैराबोला समझते बेटा, हिंदी में परवलय कहते हैं, मैथ वाले बच्चे जानते होंगे। पैराबोला के बारे में थोड़ा बता दें हल्का सा। पैराबोला का इक्वेशन पढ़े होंगे, y स्क्वायर बराबर 4ax, या कह सकते हो बेटा कि x स्क्वायर बराबर 4ay। पहचानने का तरीका होता है ना पैराबोला का। देखो अगर y सेकंड डिग्री है, माने y पर पावर 2 है तो x पर पावर 1 है। दो वेरिएबल में से अगर एक सेकंड डिग्री है तो एक फर्स्ट डिग्री होना चाहिए। यहां देखो बेटा, अगर एक सेकंड डिग्री है तो y क्या है? फर्स्ट डिग्री है। तो ये पहचान लेते हैं कि पैराबोला है। यहां देख लो बेटा, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। यहाँ R पर कितना पावर है? R पर पावर है 2, E पर पावर है क्या है? 1 है। इसलिए इसका जो ग्राफ बनेगा बेटा, इसका जो ग्राफ बनेगा वो पैराबोलिक ग्राफ होगा, पैराबोलिक ग्राफ होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, पैराबोलिक ग्राफ होगा। ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ खींचने के लिए मान लीजिए कि ये जो y एक्सिस है वो E को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको बेटा? जो y एक्सिस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो x एक्सिस है वो R को डिस्टेंस कर रहा है। और ओरिजिन पर प्लस Q चार्ज हमने पुटअप कर दिया है, रख दिया है। पैराबोलिक ग्राफ इनवर्स रिलेशन होगा, तो इसका जो ग्राफ होगा बेटा वो ऐसे मिलेगा, ये आपका ग्राफ मिलेगा। यहां देखिए ये वाला ग्राफ भाग रहा है, ये R अप्रोच कर रहा है किसको बेटा? इनफाइनाइट को। अगर R अप्रोच करेगा इनफाइनाइट को तो हम लोग का E अप्रोच करेगा किसको? 0 को अप्रोच करेगा। इसलिए बेटा तो बताया हूं, देखो क्योंकि E और R में ऐसा रिलेशन है, तो अगर मैं R भागेगा इनफाइनाइट की तरफ तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/इनफाइनाइट, और E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा बेटा? 0 होता है। 1/इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होता है बेटा? 0 होता है। तो अगर R इनफाइनाइट की तरफ भागेगा तो E भागेगा 0 की तरफ। ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। ओके बेटा, ये ध्यान हमेशा रखना है आपको। और जरा यहां देख लो बेटा, यहां देख लीजिए, ये क्या हो रहा है? R तो घट रहा है, यहां पर R भाग रहा है 0 की तरफ, तो E भागेगा किसको? इनफाइनाइट की तरफ। ठीक है, तो एक जो अगर प्लस Q जो चार्ज है हम लोग का, जो पॉइंट चार्ज है, अगर ओरिजिन पर है बेटा तो हमको एक पैराबोलिक ग्राफ मिलेगा। ये देखो ये वाला जो ग्राफ है ना बेटा, ये y जो x एक्सिस के पैरेलल है, टच मत करिएगा। अगर ये वाला ग्राफ इस लाइन को छू दिया गलत ग्राफ हो जाएगा, माने पैरेलल है। ये देखिए पैरेलल है, पैरेलल इनफाइनाइट को टच करेगा जाकर के। और दूसरा जो ग्राफ बनता है बेटा, इसका थर्ड क्वाड्रेंट में बनता है। दूसरा जो ग्राफ बनता है वो थर्ड क्वाड्रेंट में इसका बन जाएगा। ठीक है, क्यों ऐसा होता है? एक ग्राफ जो बन रहा है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और दूसरा जो ग्राफ बनेगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में क्यों बन रहा है? क्यों? देखिए अगर ओरिजिन पर प्लस Q चार्ज है तो हमारा एक पैराबोलिक ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में और दूसरा पैराबोलिक ग्राफ बनेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। ये भी वही है बेटा, सिंपल। R भाग रहा है इनफाइनाइट की तरह, तो E भागेगा किधर? 0 की तरह। यहां पर क्या बेटा, जैसे नहीं आएगा ग्राफ आपका। बेटा एकदम ऐसे ग्राफ आए, पैरेलल होगा, ध्यान रखना, ग्राफ सुंदर बना लेना। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। यहां पे क्या हो रहा है बेटा? भाई R भाग रहा है किधर?
जीरो की तरफ, तो ई भाग रहा है किधर बेटा, इनफाइनाइट की तरफ भाग। तो क्वेश्चन बच्चे ने पूछा मुझसे कि सर बताइए कि एक ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में और दूसरा थर्ड क्वाड्रेंट में आपने क्यों बनाया, सेकंड में भी ग्राफ बन सकता था, फोर्थ बन सकता था। तो इसके रीजंस क्या है बता देता हूं, एक फर्स्ट के बाद एक थर्ड में क्यों जाता है दूसरा ग्राफ इसका। तो देखो बेटा, तो डायरेक्शंस का खेल है ये। डायरेक्शंस में जानते होंगे कि एक्स एक्सिस को ये क्या बोलते हैं बेटा, आई कैप, और इसको क्या बोलते हैं बेटा, माइनस आई कैप, और ये क्या होता है बेटा, जे कैप, और ये क्या होता है, माइनस के जे कैप, माइनस के जे कैप। अगर मान लो बेटा यहां पर कोई पॉइंट है, यहां पर कोई पॉइंट है, अगर मैं पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं पॉइंट पी पर, ध्यान देना, तो हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और वो होगा बेटा Q बाई, कुछ डिस्टेंस मान लेते हैं बेटा, डिस्टेंस कितना मान लेते हैं, मान लो यहां से लेकर डिस्टेंस यहां तक R1 मान लेता हूं मैं, ओके, तो Q बाई R1 स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या होगा बेटा, आई कैप, क्या होगा, आई कैप, क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस जा रहा है। अब देख लो बेटा, अगर R1 धीरे धीरे R1 जो होगा, R1 की वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा, R1 की वैल्यू बढ़ेगा। तो अगर मेरा R भाग रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो मेरा E भी भागेगा किधर बेटा, पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जाएगा, क्योंकि R1 का मान प्लस में रखोगे और इसको सॉल्व करोगे तो E का मान प्लस ही में आएगा। इसलिए अगर R भाग रहा है प्लस में तो E भागेगा प्लस में, और प्लस कौन सा कोऑर्डिनेट होता है बेटा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ग्राफ बनेगा हम लोग का। अब इधर आना बेटा, थर्ड में क्यों बना, थर्ड में क्यों बना, अच्छा इधर जो वैल्यू होगी बेटा ये तो नेगेटिव में रखोगे, नेगेटिव में रखोगे ना, क्योंकि इधर जो वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो इधर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और R बढ़ाओगे जब तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर आएगा। चलिए थर्ड कोऑर्डिनेट क्यों बना, देखो रीजंस। अगर मान लो यहां पर कोई पॉइंट है बेटा, मान लो कि P, और सपोज दैट यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितना है बेटा, R2 मान लेता हूं मैं। अगर मैं पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो हम लोग का फार्मूला बनेगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और वो होगा बेटा Q बाई R2 स्क्वायर, और डायरेक्शन होगा माइनस के आई कैप, माइनस के आई कैप, बोलो बेटा, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन को इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोलते हैं, माइनस के आई कैप। अरे इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोलोगे, डायरेक्शन प्लस आई कैप, और इधर जाएगा तो क्या हो गया, माइनस आई कैप, माइनस आई कैप। अब बताओ आर की वैल्यू कुछ भी रखो, अगर आर की वैल्यू में कुछ भी रखूंगा, नेगेटिव मान के रखता हूं, आर की वैल्यू R2 का मान मैं माइनस के 3 रखा, तो आर की वैल्यू अगर बेटा आप नेगेटिव में रखोगे तो यहां पर R2 का स्क्वायर है, R2 का स्क्वायर है, इसका मतलब कि ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव में आ जाएगा। अरे R2 का वैल्यू नेगेटिव में रखोगे, क्योंकि ये वैल्यू आप रख रहे हो, एक्स एक्सिस पर नेगेटिव वैल्यू को पुट अप कर रहे हो, तो R2 की वैल्यू तो नेगेटिव में रखोगे, लेकिन चूंकि स्क्वायर है तो ये पूरी जो वैल्यू है वह क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव में हो जाएगा, और डायरेक्शन क्या है, माइनस के आई कैप, माइनस के आई कैप। इसका मतलब कि अगर R2 को आप नेगेटिव में रखोगे बेटा तो यहां E आएगा किस में, नेगेटिव में आएगा, और माइनस माइनस जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, थर्ड कोऑर्डिनेट होता है। इसलिए अगर हमारा पॉजिटिव चार्ज ओरिजिन पर है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज अगर ओरिजिन पर रखा गया है, तो हम लोग का जो पैराबोलिक ग्राफ दो बनेगा बेटा, एक ग्राफ बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक बनेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। मैंने एक्सप्लेन कर दिया ऐसा क्यों हो रहा है। वहीं पर मान लीजिए कि नेगेटिव है बेटा, अगर नेगेटिव है, ये बहुत अच्छा चीज है, R और E, अगर मान लीजिए कि ओरिजिन पर बेटा मैंने माइनस के Q चार्ज रख दिया, माइनस के Q चार्ज को रखा है, ओके, अब समझना ध्यान से। मान लो यहां पर हमको एक पॉइंट है कोई, मान लेते हैं कि P1, और इधर बेटा मान लेता हूं, यहां पे मान लेता हूं पॉइंट है क्या है, P2। मुझे पॉइंट P1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। डिस्टेंस मान लीजिए कि माना कि डिस्टेंस से बेटा यहां से लेके यहां तक क्या बनता है, R1 मान लेता हूं, और मैं यहां मान लेता हूं डिस्टेंस, यहां से लेके यहां डिस्टेंस क्या मान लेता हूं बेटा, R2 मान लेता हूं। चलिए P1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ तो बेटा, P1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड मन हो जाएगा EP1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा अगर, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0,
और वो होगा बेटा Q बाई R1 स्क्वायर, Q बाई R1 स्क्वायर। और डायरेक्शन बेटा, डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि माइनस है, Q है, तो माइनस Q है, तो माइनस Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है उसका डायरेक्शन तो अंदर की तरफ होगा, मतलब इधर आएगा। तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप, लेफ्ट की तरफ जा रहा है, मतलब डायरेक्शन हो जाएगा बेटा माइनस के आई कैप। ओके, अब अगर मान मैं रखूं बेटा, अगर मैं R1 का मान पॉजिटिव में रखूंगा तो इसको सॉल्व करने पर मेरा E किस में आएगा बेटा, नेगेटिव में आएगा। अब देख लीजिए, अगर इसमें R की वैल्यू आप पॉजिटिव में रखोगे तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगा, और यहां पे क्या है, माइनस आई कैप है, इसकी वजह से पूरी वैल्यू नेगेटिव में आएगी। यानी अगर R1 पॉजिटिव है तो E नेगेटिव है, तो कोऑर्डिनेट होगा बेटा फर्स्ट और सेकंड, सॉरी प्लस माइनस, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस कितने जाएगा बेटा, प्लस माइनस कोऑर्डिनेट समझते हो ना, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट सारे बच्चे जानते हैं बेटा, कोऑर्डिनेट में हमारा फर्स्ट होता है प्लस प्लस, याद है बेटा, ये क्या होता है माइनस प्लस होता है, ये क्या होता है बेटा माइनस माइनस होता है, और ये क्या होता है बेटा प्लस माइनस होता है। देख लीजिए, अगर R1 पॉजिटिव है तो E माइनस में, यानी कि प्लस माइनस, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो हम लोग का पैराबोला जो बनेगा वो फोर्थ कोऑर्डिनेट में बनने वाला है, फोर्थ कोऑर्डिनेट में हम लोग का पैराबोला बनेगा अगर माइनस Q चार्ज है तो बेटा, क्लियर। जरा यहां पे आ जाओ बेटा, इसको लीजिए ये वाला, अगर मैं पॉइंट P2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, यानी EP2 को सॉल्व करूं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये होगा बेटा Q बाई मान लीजिए R2 स्क्वायर। डायरेक्शन कितना होगा बेटा, क्योंकि माइनस Q चार्ज है उसकी वजह से, माइनस Q चार्ज की वजह से P2 पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो ये होगा बेटा, डायरेक्शन इधर, डायरेक्शन जो होगा वो प्लस आई कैप की तरफ जा रहा है, प्लस आई कैप की तरफ जा रहा है बेटा। ओके, अच्छा यहां पर R2 की वैल्यू तो नेगेटिव में ना होगी, तो अगर मैं R2 की वैल्यू नेगेटिव में रखूंगा बेटा, तो हमारा E की वैल्यू किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। अब देख लो, इस फार्मूले में अगर R2 का मान नेगेटिव में रखोगे, R2 का मान नेगेटिव में इसलिए कि R की वैल्यू में माइनस एक्स एक्सेस पर चल रहा हूं, तो R2 तो यहां पर नेगेटिव में है, लेकिन नेगेटिव को स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये पूरा वैल्यू क्या होगा बेटा, प्लस में हो जाएगा। तो अगर R2 नेगेटिव है तो E हमारा पॉजिटिव है, और माइनस और प्लस का जो कोऑर्डिनेट है बेटा वो कौन सा कोऑर्डिनेट है, सेकंड कोऑर्डिनेट, तो हम लोग का दूसरा जो पैराबोला बनेगा वो सेकंड कोऑर्डिनेट में बनेगा। क्लियर, अब देख लीजिए, अब इसको कंक्लूजन कर देता हूं। कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन देख लो बेटा, अगर ये E है और दिस इज R, और अगर ओरिजिन पर जो चार्ज है वो प्लस के Q रखा आपने, ओरिजिन पर चार्ज क्या है, प्लस Q पॉइंट चार्ज है, तो एक पैराबोला बनेगा हम लोग का फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, और एक बनेगा हम लोग का थर्ड कोऑर्डिनेट में। मैंने प्रूफ कर दिया ऐसा क्यों होता है। और एक और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बेटा, अगर ये हो गया E और ये हो गया R, अगर यहां पर चार्ज मैंने माइनस Q रख दिया, इफ पॉइंट चार्ज इज केप्ट नेगेटिव एट ओरिजिन, ओरिजिन पर नेगेटिव रखा गया है, तो एक पैराबोलिक जो ग्राफ बनेगा बेटा, एक पैराबोलिक जो ग्राफ हम लोग का बनेगा, एक जो पैराबोलिक जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा सेकंड में, और एक पैराबोलिक ग्राफ जो बनेगा वो बनेगा फोर्थ कोऑर्डिनेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, अगर प्लस Q चार्ज है तो एक पैराबोलिक ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फिर एक बनेगा आपका किसमें, ये रहा हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये हुआ हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट, ये हमारा हो गया थर्ड कोऑर्डिनेट, ये हमारा हो गया फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो इफ प्लस Q चार्ज इज केप्ट एट ओरिजिन, पॉजिटिव चार्ज अगर ओरिजिन पर है तो दो पैराबोलिक ग्राफ मिलेंगे, एक फर्स्ट कोऑर्डिनेट में और एक थर्ड कोऑर्डिनेट में। देखिए अगर माइनस Q चार्ज आप रखते हो ओरिजिन पर, तो दो पैराबोलिक ग्राफ मिलेंगे, एक बनेगा सेकंड क्वाड्रेंट में और एक बनेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। दिस इज द फर्स्ट कोऑर्डिनेट, दिस इज सेकंड कोऑर्डिनेट, दिस इज थर्ड कोऑर्डिनेट, एंड दिस इज द फोर्थ कोऑर्डिनेट।
Okay, this is the graphical variation between इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वर्सेस आर के बीच में हम ग्राफ खींचे हैं। एक और ग्राफ इंपॉर्टेंट है बेटा, एक और ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा चुका है इस ग्राफ को कि जैसे मान लीजिए कि एक्स एक्सिस है बेटा और ये कितना हो गया बेटा ई है मान लेते हैं, माने एक्स एक्सिस आर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एक्सिस आर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, और यहां पर रखा है बेटा प्लस के क्यू चार्ज, कितने डिस्टेंस पर है बेटा ए डिस्टेंस पर, और यहां पर भी रखा है बेटा एक प्लस के क्यू चार्ज मान लेते हैं, वो भी कितने पर डिस्टेंस पर रखा गया है ए डिस्टेंस पर रखा गया है। अब पूछा बेटा कि इसका इन दोनों चार्ज की वजह से ग्राफ खींचिए, ग्राफ का वेरिएशन दिखाइए। दोनों पॉजिटिव बेटा, दोनों पॉजिटिव है और दोनों पॉजिटिव है तो उनका ग्राफ खींचना है। ये भी प्लस क्यू है और ये भी प्लस क्यू है, इनका ग्राफ खींचना है, इनका क्या खींचना है बेटा ग्राफ खींचना है। ठीक है, खींचिएगा, ट्राई कीजिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, इसको डाल दिया जाएगा। एक और वाई एक्सिस पर वाई माने प्लस क्यू और ये भी प्लस क्यू है तो वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में वेरिएशन कैसा होता है, यानी कि अगर मान लो कि यहां पर इंटेंसिटी क्या होगा, यहां पर इंटेंसिटी क्या होगा, यहां पर इंटेंसिटी क्या होगा, माने वाई के रेस्पेक्ट में प्लस क्यू और प्लस क्यू की वजह से वाई एक्सिस पर जो इंटेंसिटी डेवलप होगा उसका वेरिएशन कैसा होता है। ये भी एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, उसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग को जानना है। इसको सोचिए, ग्राफ खींचिएगा, नहीं आएगा कमेंट्स बॉक्स में डालिए, इसको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। चलिए एक सिंपल बात पढ़ लेते थोड़ा सा। तो एक आपके अगर मैं 12th की बात करूं बेटा, 12th क्लास की, तो 12th क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बहुत इंपॉर्टेंट आपके न्यूमेरिकल्स भी और एक डेरिवेशन पूछता है। डेरिवेशन दो आपके सिलेबस में बेटा, सीबीएसई और यूपी या आईसीएसई दोनों बोर्डों में है। इसका मैं डेरिवेशन करा देता हूं, हालांकि एक कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डेरिवेशन कोई मतलब नहीं है बेटा, लेकिन फिर भी मान लो कि जिन बच्चों को बोर्ड एग्जाम देना होगा इस साल 12th का, उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हम लोग करने जा रहे हैं। और उस डेरिवेशन को पढ़ने के लिए दो डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन एंड फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इक्वेटोरियल पोजीशन। अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। ग्राफ और भी डीपली ग्राफ कंपटीशन लेवल का ग्राफ में आपको खिंचवा दूंगा, बढ़िया है। जैसे ये वाला ग्राफ बेटा तो ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर मान लीजिए कि यहाँ प्लस क्यू चार्ज रखा गया है और यहाँ भी क्या रखा है बेटा प्लस क्यू चार्ज रखा गया है, ये डिस्टेंस कितना बेटा ए, ये डिस्टेंस कितना है ए, और ये मान लेते हैं वाई एक्सिस, ये मान लेते हैं बेटा एक्स एक्सिस। तो पूछा है कि ग्राफ का वेरिएशन दिखाना है आपको वाई एक्सिस वर्सेस ई के बीच में, कैसा ग्राफ बनेगा। यानी कि अगर आप वाई एक्सिस पे ओरिजिन से जा रहे हो, ओरिजिन से अगर वाई एक्सिस की तरफ धीरे धीरे आप बढ़ रहे हो, धीरे धीरे बढ़ रहे हो, तो इन दोनों की वजह से, इन दोनों चार्ज की वजह से जो ई पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, उस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई के साथ वेरिएशन कितना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ग्राफ खींचना तो मैं खींच देता हूं हल्का सा, लेकिन इसको एक्सप्लेन करेंगे बेटा, एक्सप्लेन करेंगे। ऐसा ग्राफ तो इसका ऐसा जाएगा, ये। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, किस पर मैक्सिमम वैल्यू होगी। जब मैक्सिमम वैल्यू होगा बेटा, जब y बराबर a/√2 पर मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, और एक मिनिमम वैल्यू होगी बेटा y बराबर -के a/√2 पर। क्यों ऐसा होता है, क्यों इसी पर मैक्सिमम होगा, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इसका जब ग्राफ वेरिएशन सिखाएंगे तो ये बताया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट आपका ग्राफ वेरिएशन है। कई सारे पॉइंट चार्ज दे देंगे तो उनका इंटेंसिटी किस तरह का चेंजिंग होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ सिंपल क्वेश्चन में दिखा दूं बेटा, पहले कुछ सिंपल क्वेश्चन करा देता हूं 12th के बोर्ड के बच्चों के हिसाब से। ये एक डेरिवेशन दो करा दूं, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बेटा ना। लेकिन उसके पहले एक वर्ड आपको जानना है, एक शब्द सीखना है, और शब्द बेटा इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये शब्द आपको पहले आना चाहिए। और इलेक्ट्रिक डाइपोल को बोलते हैं बेटा हिंदी में वैद्युत द्विध्रुव। द्विध्रुव है ना। थोड़ा इंग्लिश मीडियम के बच्चे इरिटेट होते हैं हिंदी लिखने से, ऐसी कोई बात नहीं है। जितनी भाषा आप जानेंगे बेटा उतना फायदेमंद है। कितनी 16, 17, 17 भाषाएं लोग जानने वाले हैं। अगर कोई बच्चा हमको कमेंट्स किया कि सर हिंदी मत लिखिए, हिंदी लिखते तो हमको इरिटेशन होता है, इंग्लिश मीडियम का बच्चा था वो, तो ऐसी कोई बात नहीं बेटा, हिंदी इंग्लिश सब जानना चाहिए। हिंदी का भी अपना एक महत्व है। चलिए मैं कोशिश करूंगा कि एक बस जो मेन वर्ड है अंग्रेजी उसको हिंदी में लिख दूंगा, बाकी आपका लेक्चर आपका मिक्स करके ही बोलूंगा, ताकि हिंदी मीडियम के बच्चे और इंग्लिश मीडियम के बच्चे दोनों बच्चों के लिए ये बेनिफिशियल डेरिवेशन है क्लास 12 के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। ओके, इस डेरिवेशन को समझते हैं। सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर 11th में केमिस्ट्री में दिया गया है बेटा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है सबको पता होगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा सिस्टम है जिसमें माइनस क्यू और क्या होगा बेटा प्लस क्यू, और दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर डी है और डी अप्रोचिंग क्या हो जाए 0 हो जाए। इफ देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस हो जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो बेटा, अब मान लो कि 10 कूलम, ये भी क्या हो 10 कूलम, चार्ज सेम हो, लेकिन अगर एक नेगेटिव हो ये क्या हो पॉजिटिव है। ऐसे 2 पॉइंट चार्ज जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो और नेचर क्या हो बेटा अपोजिट हो, एक माइनस हो और एक प्लस हो, और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत कम हो, बहुत कम, लगभग 0 के आसपास। तो ये जो सिस्टम है बेटा, इस सिस्टम को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम इन विच देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस, both point charges having equal and opposite charges and they are separated by a very small distance। इस एग्जांपल देखे बेटा, बढ़िया एग्जांपल देख लीजिए बेटा। एग्जांपल HCl। HCl इसका बहुत खूबसूरत ऐसे एग्जांपल हो सकता है। HCl कैसे बेटा? HCl कैसे कंपाउंड है? HCl कैसे कंपाउंड है? कोवैलेंट कंपाउंड। HCl जो होता है बेटा कोवैलेंट है, कोवैलेंट कंपाउंड है, माने शेयरिंग होगा, साझा होगा, इनमें म्यूचुअल शेयरिंग होगी। हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है। और क्लोरीन, एज वी नो दैट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज मच ग्रेटर देन हाइड्रोजन, दैट्स व्हाई क्लोरीन कैन अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन टू इटसेल्फ। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई है हाइड्रोजन से, तो यह शेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। इसकी वजह से बेटा इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। सी द मॉलिक्यूल ऑफ HCl। HCl मॉलिक्यूल को देखिए, यहां क्या बेटा प्लस, यहां क्या है माइनस, यहां जितना प्लस है वहां उतना ही माइनस है, और इनके बीच की डिस्टेंस तो बहुत कम है। द वन मॉलिक्यूल ऑफ HCl नॉट बी सीन बाय द नेकेड आई। एक HCl के मॉलिक्यूल को आप नंगी आंखों से नहीं देख पाएंगे, यहां तक कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी आप नहीं देख पाओगे। इसका मतलब कि इनके बीच की डिस्टेंस बहुत कम है, और यह सिस्टम कहलाएगा बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक जो डाइपोल होता है इसमें कितने पॉइंट चार्ज होंगे? 2 पॉइंट चार्ज होंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। अगर मान लो 15 कूलम बेटा, ये भी 15 कूलम हो जाएगा, अगर 20 कूलम, ये भी 20 कूलम, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, नेचर अपोजिट, एक माइनस एक प्लस, और उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वह लगभग 0 के आसपास। गुड एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज HCl, है ना बेटा। HCl हो जाएगा, H2O हो जाएगा, है ना, अमोनिया हो जाएगा, NaCl हो जाएगा। देयर आर मैनी एग्जांपल, मैंने सिंपली एक प्लस हो और एक माइनस हो, बिल्कुल पास पास, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। पर ध्यान रखना जितना प्लस उतना ही माइनस, डिस्टेंस बहुत ही कम है। ओके, ये पढ़े होंगे, ये पढ़ना आपको 12th में भी पढ़ना है। एक और वर्ड से परिचय कराना आपको, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। वैसे केमिस्ट्री में सिंबल था बेटा इसका म्यू, लेकिन यहां इसका सिंबल दिया गया है, फिजिक्स में इसका सिंबल दिया गया है पी। पी से सिंबल देंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। हिंदी में लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, इंग्लिश मीडियम के बच्चों को नो इरिटेशन। इसका हिंदी नाम है वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत
द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात हो रही है। बस एक ही बार लिखूंगा हिंदी, बाकी समझिएगा। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? बहुत आसान सी बात है बेटा। दिस इज माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू। AB इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल है और इनके बीच की एक डिस्टेंस है बेटा D। क्या है? D। ओके, और D ध्यान रखना, D बहुत कम है, 0 के आसपास होना चाहिए तभी इलेक्ट्रिक डाइपोल बनेगा। और P बराबर होता है बेटा Q इंटू D, यानी जो P है बेटा, P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ अमाउंट ऑफ अ पॉइंट चार्ज बिटवीन माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। मैंने जो इलेक्ट्रिक डाइपोल के जो दो चार्ज होते हैं, इनमें से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लीजिए और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर देंगे, जो फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी, दैट फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वी विल डिस्कस कि P का फिजिक्स में क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का क्या है देखेंगे अभी। P का तो देखते बेटा यूनिट क्या होगी इसकी, तो अगर मैं यूनिट देखूंगा बेटा, P का यूनिट देखूंगा तो कूलम्ब का क्या, चार्ज का कूलम्ब हो जाएगा, तो हो जाएगा कूलम्ब और इंटू क्या हो जाएगा बेटा, मीटर। कूलम्ब इंटू मीटर, कूलम्ब इंटू मीटर, इसकी यूनिट हो जाएगी। एक और पढ़ोगे केमिस्ट्री में, इसकी यूनिट क्या होती है, डिबाई। तो बेटा डिबाई भी इसकी यूनिट होती है, इसकी एक और यूनिट पढ़े होंगे आप लोग, डिबाई ना। डिबाई के बारे में एक केमिस्ट्री में आप जानते हो। ये वेक्टर है बेटा, P कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है। जो P है यह वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर है तो इसमें डायरेक्शन होगा, अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें क्या होगा, डायरेक्शन होगा। इसमें डायरेक्शन माना गया बेटा, इसका डायरेक्शन माना गया है कि यहाँ ये माइनस के Q है बेटा, ये हो गया प्लस के Q। तो फिजिक्स में इसका डायरेक्शन माना गया है माइनस Q से लेकर के प्लस Q की तरफ। याद रखिएगा हमेशा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है माइनस Q से लेकर के प्लस Q की तरफ। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि केमिस्ट्री में अलग है इसका। केमिस्ट्री में इसके पढ़े होंगे HCl, तो HCl में इससे क्या होता है बेटा, प्लस, ऐसा क्या होता है, माइनस। केमिस्ट्री में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को ऐसे दिखाया जाता है, एरो से, जिसकी टेल कट होती है, जिसकी पूंछ कटी होती है, और उसका सिंबल म्यू से दिखाते हैं बेटा, ये म्यू देखो। तो केमिस्ट्री में ना इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को का डायरेक्शन होता है प्लस से माइनस की तरफ ना, वो ध्यान रखिएगा। लेकिन आप फिजिक्स की बात हो रही है तो फिजिक्स में इसका डायरेक्शन माना गया है माइनस Q से लेकर के प्लस Q की तरफ। याद होगा बेटा, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा माइनस Q से लेकर के प्लस Q की तरफ। ओके, चलिए एक और जान लें। हम क्या करते हैं कि मान लो कि माइनस पे Q है बेटा और ये प्लस पे Q है, ये A है और ये B है। मान लेते हैं बेटा इसका मिड पॉइंट क्या बेटा, O है। इसलिए कि डेरिवेशन में ना हम जब इलेक्ट्रिक डाइपोल से डिस्टेंस नापते हैं तो सेंटर ऑफ मास से निकालेंगे, मतलब मिड पॉइंट से डिस्टेंस नापेंगे। इसलिए एक नया हमको थोड़ा सा फार्मूला चाहिए। मान लो बेटा AB एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसका मिड पॉइंट O है, आई डिस्टेंस को मान लीजिए L है, आई डिस्टेंस को L मान लीजिए। इट मींस OA बराबर होगा बेटा OB, ये क्या हो गया, L हो गया। क्या होगा बेटा, L हो गया। ओके, ध्यान रखना, L अप्रोचिंग 0, L का मान 0 के बहुत करीब है, 0 के आसपास है। अगर L 0 होगा तभी इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल कहोगे, अदरवाइज वो इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं कहलाएगा। इसका P निकाल दो बेटा, तो P बराबर हो जाएगा Q इंटू 2L। ये हमेशा याद रखिएगा, जब डेरिवेशन करूंगा बेटा, डेरिवेशन करूंगा तो हर डेरिवेशन में आएगा Q इंटू 2L को हम लोग P बोलेंगे। अब P क्या बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। थोड़ा सा देखते हैं इसका सिग्निफिकेंस क्या है बेटा। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इन फिजिक्स की बात हो रही है। केमिस्ट्री में जानते होंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट खूब पढ़े होंगे दम के केमिकल बॉन्डिंग में। देखिए केमिस्ट्री में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ये बता देगा कि कौन सा कंपाउंड पोलर है, कौन नॉन पोलर है, कौन वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होगा, कौन सॉल्युबल नहीं होगा। जैसे एग्जांपल लो बेटा, एक बहुत बेहतर क्वेश्चन एक है, मान ले कहा जाए एक कंपाउंड लेता बेटा BF3 एंड NF3, दो कंपाउंड है बेटा।
अब पूछा जाए इसमें से कौन वाटर में सॉल्युबल है, कौन वाटर में सॉल्युबल नहीं है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से पता चल जाएगा। कैसे? तो इसका हम निकालेंगे बेटा हाइब्रिडाइजेशन। सबको आई थिंक जानते होंगे हाउ टू फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एनी कंपाउंड। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा बेटा, तो वो आएगा sp2। वो एकदम ट्रिक है, निकालना सिखा देंगे किस दिन। और इसका जो हाइब्रिडेशन होगा बेटा sp3। तो sp2 का शेप कैसा होगा बेटा, sp2 है तो इसका शेप होगा प्लेन ट्राइगोनल, माने यहां पर ब्रोमीन होगा, यहां फ्लोरीन होगा, यहां फ्लोरीन होगा, यहां फ्लोरीन होगा। और अगर अमोनिया का बताएं sp3 में ये 3+1 टाइप है। sp3 कई प्रकार का पड़े होंगे, मैंने कंपटीशन लेवल पर वो जानते होंगे। sp3 4+0 टाइप, 3+1 टाइप, 2+2 टाइप, तो ओके ये सब 11th का भाग है, जानते होंगे। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बता दूं बेटा, इसका स्ट्रक्चर एक लोन पेयर होगा और ऐसा आ जाएगा, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, और ये होगा बेटा लोन पेयर। देखिए तो इसका ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा इधर, इधर आएगा, इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल इधर आएगा, इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल इधर आ जाएगा, तीनों बराबर है। और ये ध्यान रखिएगा एंगल है बेटा 120 डिग्री। 11th का एक फिजिक्स है, 11th के फिजिक्स में जानते हो अगर एक पॉइंट पर अगर 3 फोर्सेस काम करे बेटा, वेक्टर एफ और वेक्टर एफ, उन तीनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम हो और एंगल कितना बने बेटा 120 डिग्री, 120 डिग्री और 120 डिग्री, तो इन सबका रिजल्टेंट क्या होता है बेटा 0 होता है। वेक्टर लॉ से प्रूव होगा। बहुत बच्चे इस बात को जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो बता दिया जाएगा। अगर 3 इक्वल वेक्टर, अगर 3 वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम हो बेटा और 120 डिग्री के एंगल पर अगर उनको जोड़ दिया जाए तो उनका रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। यहां देखो, इसका मतलब इसका जो म्यू है वो वैल्यू क्या हो गया 0। इट मींस नॉन पोलर। इट मींस क्या होगा बेटा नॉन पोलर। और नॉन पोलर का मतलब कि ये वाटर में क्या होगा इनसॉल्युबल होगा, पानी में नहीं घुलेगा, क्योंकि म्यू 0 का मतलब है वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा। ये वाटर में इनसॉल्युबल होगा बेटा, इनसॉल्युबल। BF3 इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज इसका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वो 0 है। इसका देखो बेटा, इसका इधर आ जाएगा बेटा, इसका इधर आ जाएगा, इसका इधर आ जाएगा और थोड़ा सा इसका इधर आ जाएगा। लोन पेयर की वजह से इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होगा बेटा वो 0 के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। और जब 0 नहीं है इसका मतलब ये कंपाउंड क्या होगा पोलर होगा, और जो कंपाउंड पोलर होगा वाटर में उतना ज्यादा सॉल्युबल होते हैं। तो केमिस्ट्री में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का सिग्निफिकेंस ये होता है कि अगर आपको 2 मॉलिक्यूल दे दिया जाए बेटा, 2 मॉलिक्यूल दे दिया जाए और पूछा जाए विच मॉलिक्यूल इज मोर सॉल्युबल इन वाटर, तो क्या करेंगे हम दोनों मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकाल देंगे और जिस कंपाउंड का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा इसका दैट कंपाउंड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर। लेकिन यहां हमको फिजिक्स में पढ़ना है, फिजिक्स में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का क्या सिग्निफिकेंस है, पी का क्या सिग्निफिकेंस है। चलिए फिजिक्स में इसको पढ़ते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है बेटा। इसके लिए मैं एग्जांपल लेता हूं बेटा, केमिस्ट्री का एग्जांपल लेता हूं, एक केमिस्ट्री का ही मैं एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। बहुत खूबसूरत सा एग्जांपल है ये। Cl Cl, ये हो गया बेटा Cl, ये हो गया Cl, ये हो गया Cl, ये हो गया Cl। ओके, लग रहा है केमिस्ट्री की फिजिक्स में इसके इंपॉर्टेंस क्या है। नाम बेटा, नाम सब जानते होंगे, इसका नाम बताओ। आर्थो, नाम बोलिए भैया, आर्थो डाई क्लोरो बेंजीन। ये सब आप लोग नोमेनक्लेचर आईपीसी नोमेनक्लेचर पढ़े होंगे। आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन या 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन बोलते हैं। ये मेटा ना, ये आर्थो मेटा पैरा, इसे क्या नाम बेटा मेटा, नाम है मेटा डाई क्लोरो, मेटा डाई क्लोरो बेंजीन, मेटा डाई क्लोरो बेंजीन। और इसका नाम होगा बेटा पैरा, एकदम आमने सामने आ जाए, इसका नाम होगा पैरा डाई क्लोरो बेंजीन हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा बेंजीन हो जाएगा। अब यदि इसके इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हम लोग निकालें, ठीक बेटा, अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में निकाल दूं इसका,
इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ओके बेटा, देखते हैं थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आई है।